महात्मा गांधी भाग 2। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अपने पहले भाग में हमने देखा कि कैसे गांधी ने अपने जीवन में आज़ादी के आंदोलन के लिए और भारत के लोगों को जोड़ने के लिए, जिसके हम कहते हैं बंधुत्व, उसकी कल्पना का विकास करने के लिए सत्य, अहिंसा और आम लोगों के प्रति आदर का एक तरीका विकसित किया। इस भाग में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के खिलाफ जो आरोप लगाए जाते हैं वो कितने गलत हैं और कितने बेबुनियाद हैं। पहले कई लोग जानबूझकर इस बात को फैलाने की कोशिश करते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को जब फांसी की सज़ा हुई थी तो महात्मा गांधी ने उन्हें बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ये बात बिल्कुल गलत है। इसके 2-3 पहलू हमें समझना चाहिए। पहली बात तो यह है, महात्मा गांधी ने वाइसरॉय को पत्र लिखा और भगत सिंह को छोड़ देने की मांग रखी। वाइसरॉय ने उनके इस पत्र को अस्वीकार कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया। अब उसमें ये बात निश्चित थी कि महात्मा गांधी इस बात को ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा दी गई थी वो फांसी की सज़ा सॉन्डर्स की मृत्यु के आरोप में दी गई थी और महात्मा गांधी का जो आज़ादी का रास्ता था वो अहिंसा का था। इसलिए एक हिंसक कृत्य को ज़्यादा वो समर्थन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर आगे बात नहीं बढ़ाई। दूसरी तरफ भगत सिंह खुद माफ़ी नहीं मांगना चाहते थे। भगत सिंह एक आदर्श उपस्थित करना चाहते थे कि कैसे एक आदर्श क्रांतिकारी, आदर्श नौजवान देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण का समर्पण कर सकता है। तो जब भगत सिंह को कहा गया कि आप अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगो, तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि माफ़ी मांगने का सवाल तो दूर है, माफ़ी तो मैं कभी मांगूंगा नहीं। मैं अंग्रेज़ सरकार से निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं एक विद्रोही हूं, सरकार के ख़िलाफ़ मैंने काम किया है। तो आप मुझे फांसी की सज़ा क्यों दे रहे हो? आप मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने रखकर मुझे गोलियों से भुनवा दीजिए। ये थे महात्मा गांधी के सिद्धांत और ये थे भगत सिंह का एक बड़ा आदर्श जो हमारे सामने है। दूसरी बात कही जाती है कि महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट में अंबेडकर पर दबाव डालकर दलितों के साथ एक विश्वासघात किया है। आपको जानकारी दे दूं, 1932 में रैमसे मैकडॉनल्ड का जो अवार्ड आया उसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात रखी थी। अब गांधी जी को लगा कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए तो यहाँ का जो समाज है, हिंदू समाज, वो टुकड़ों में बिखर जाएगा और आगे चलकर ये हमारी एकता के लिए एक बाधक बनेगा। तो उन्होंने सत्याग्रह किया, उन्होंने वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे और इसके बाद अंबेडकर और उनके बीच में पूना करार हुआ। पूना करार में सेपरेट इलेक्टोरेट के बदले रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की कल्पना रखी गई। अब ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर दलितों को एक विशेष स्थान भी मिलेगा और उसी के साथ साथ उनको एक पहचान जो उनकी है और उनको एक अधिकार मिलेगा। तो कई ऐसे स्रोत हैं जो इस आरक्षण की बात जो महात्मा गांधी ने रखी, सेपरेट इलेक्टोरेट के बदले रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिजर्वेशन की जो कल्पना रखी, वो शेड्यूल कास्ट के जो परसेंटेज था उससे ज़्यादा रखी। ऐसे स्रोत उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि अंबेडकर ने बाद में महात्मा गांधी को इसके लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने देश को एक तौर से खासतौर यहाँ से दलितों को जो आरक्षण दिया है उसके कारण वो समाज में प्रगति कर पाएंगे। दूसरा, उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्हीं के कारण भारत का विभाजन हुआ और उन्होंने पाकिस्तान को जो 55 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया, उसके कारण नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत का विभाजन जो हुआ उसका विरोध करने वाले जो 2 लीडर थे अंत तक जिन्होंने इस बात का विरोध किया, वो एक थे मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी ने अंत तक इस बात को स्वीकार नहीं किया, पर ये उनकी मजबूरी थी कि अंग्रेज़ों की जो चाल थी भारत का बंटवारा करने की, उसमें वो सफल हो गए। मुख्य रूप से भारत का विभाजन अंग्रेज़ों के नीति के कारण हुआ
फूट डालो और राज करो की नीति के कारण हुआ, जिसके चलते उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया, उन्होंने मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित किया, हिंदू महासभा आरएसएस को एक प्रकार से प्रोत्साहित किया। वो लोग कभी जेल में नहीं गए, कभी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, और अंग्रेज़ों ने उनको उकसावा किया ताकि मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग रखे। अब इसके पीछे ब्रिटिश की क्या चाल थी? ब्रिटिश की चाल बहुत सरल थी। ब्रिटिश देख रहे थे कि भारत के आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो समाजवाद में मानते हैं, और ऐसी उम्मीद उनको लगी, नंबर एक, अगर भारत अविभाजित रहा तो एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेगा, और दूसरा, क्योंकि यहाँ की लीडरशिप में जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग ये समाजवादी थे, तो ये संभावना थी कि ये लोग उस समय जो दुनिया के दो ध्रुव चल रहे थे, अमेरिकन सुपर पावर और रशियन सुपर पावर, तो उन्हें अंग्रेज़ों को लगा कि भारत ये रशिया के साथ अलाइनमेंट करेगा, जुड़ जाएगा, और उससे अंग्रेज़ों की, अमेरिकन्स की अंतर्राष्ट्रीय ताकत कम हो जाएगी। तो ये मुख्य कारण था जिसके चलते उन्होंने मुस्लिम लीग को उकसावा दिया, और उसके चलते भारत का विभाजन हुआ। जहाँ तक 55 करोड़ का पाकिस्तान को देने का आग्रह है, उसमें एक बात बहुत निश्चित है कि ये 55 करोड़ कोई भारत के हिस्से के नहीं थे। जब भारत का बंटवारा हुआ तो उसके कारण जो पाकिस्तान के हिस्से में 120 करोड़ आए, उसकी पहली किश्त 65 करोड़ की आज़ादी के पहले ही कराची के रिज़र्व बैंक में ट्रांसफ़र कर दी गई। बाद में 55 करोड़ रह गए। आज़ादी के बाद थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, तो कई लोगों ने मांग की कि उस समय कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी, तो कई लोगों ने मांग की कि कश्मीर को क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया है, इसलिए उनको 55 करोड़ नहीं देना चाहिए। गांधी ने यहाँ कहा कि ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हमने जिस बात पे स्वीकृति दी है उस बात को हमने पालन करना चाहिए, और क्योंकि उस समय कश्मीर भारत का भाग नहीं था, इसलिए ये भारत पे आक्रमण नहीं था, कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था, ये बात हमें ख्याल रखना चाहिए। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा गांधी की, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी भाग में इस बात को देख लिया कि यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफ़रत के बीज अंग्रेज़ों ने डाले हैं, उसके कारण हमारा देश की एकता टूट सकती है, और बाद में इसलिए अपनी पूरी ताकत से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। क्योंकि पार्टीशन के कारण बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से इधर आए, कई मुसलमान यहाँ से उधर गए, और उसी बीच में बहुत सारे जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें से एक जैसे 1946 में डायरेक्ट एक्शन का कॉल जिन्ना साहब ने दिया, और उसके कारण कलकत्ता में बहुत बड़े दंगे हुए, नोआखली और दूसरी जगहों पर दंगे हुए। तो दंगे दोनों तरफ से शुरुआत की गई, और महात्मा गांधी ने अनशन करके लोगों के बीच में जाके दंगों को रोकने की जो कोशिश की, उसका सबसे अच्छा जो वाक्य है वो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन आर्मी की उपाधि दी, और कहा कि जो पूरी फ़ौज वेस्ट पाकिस्तान की सीमा पर नहीं कर रही, वो अकेले महात्मा गांधी इस क्षेत्र में शांति को प्रस्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तो खैर, आज के समय में अगर गांधी की हम प्रासंगिकता देखें तो गांधी ने अपने जीवन के अंतिम भाग में हिंदू मुसलमान एकता पर बहुत बल दिया। आज ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और ये ऐसा मुद्दा है जिसके कारण भारत की एकता को बहुत बड़ा खतरा है। तो गांधी जी का जो सिद्धांत था, सभी धर्मों के लोगों का आदर, और एक ऐसा राष्ट्रवाद दो धर्म के आधार पर न होकर लोगों की नागरिकता के आधार पर हो, ये उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि इसके पीछे उनकी धर्म की एक समझ थी, और धर्म की समझ ये थी कि धर्म जो है वो एक मानवता का प्रतीक है, मानव मूल्यों का प्रतीक है। गांधी जी की धर्म की कल्पना यहाँ की भक्ति सूफी संतों की प्रेम की कल्पना को आगे ले जाने वाली थी। इसलिए एक तरफ वो सभी धर्मों का आदर करते थे, और दूसरी तरफ वो इस बात को मानते थे कि धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, मानवता ये राजनीति का आधार होना चाहिए। और इसी के लिए एक प्यारा उदाहरण मैं आपको दूंगा। आज़ादी के बाद जब
कई लोगों ने मांग रखी कि सोमनाथ का मंदिर, जिसको महमूद गजनवी ने तोड़ा था, तोड़ने से ज़्यादा लूटा था, सरकार ने उसकी पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण करना चाहिए। गांधी जी उस समय ज़िंदा थे। उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद इसका निर्माण करना ये सरकार का काम नहीं है, और इसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा हिंदू समाज सक्षम है, वो अपना मंदिर बना सकता है, यानी सामाजिक धरातल पर आप मंदिर बनाइए, पर सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई कदम नहीं होना चाहिए। तो ये उनके जो विचार हैं आज के संदर्भ में और भी हमें महत्वपूर्ण लग रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने जो अपने सिद्धांतों के लिए अडिग रहे और अपने सिद्धांतों के आधार पे जो उन्होंने कोशिश की, उसका परिणाम है कि भारत में एक ऐसा संविधान बना जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता को महत्व देता है। एक ऐसा संविधान बना जो स्त्री पुरुष को समान मानकर चलता है। एक ऐसा संविधान बना जो सभी जातियों के लोगों को बराबर मान के एफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, सकारात्मक एक्शन कार्यों से लोगों को आगे ले जाना चाहता है, और उसमें उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको आज तक के मानव इतिहास के बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कई चीज़ें, ख़ास तौर से सत्य, अहिंसा, मानव समाज के लिए प्रेम, इन मूल्यों को बहुत गहराई से आगे ले जाने की जो कोशिश की, उसके लिए पूरी दुनिया और भारत के लोग हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।